নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো এয়া হৈছে দ্য প্ৰাইম শ্ব ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ সৈতে আমাৰ এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকাৰ আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত বাকি তাৰ পাছতে আপোনালোকে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখা পাব গুজৰাট নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে কি কয় আমাৰ এডিটৰ ইন চিফ ৰাহুল যোশীয়ে সেই সাক্ষাৎকাৰ ল'ব মাত্ৰ কিছু সময় আপুনি অপেক্ষা কৰক কিন্তু তাৰ পূৰ্বে এটা প্ৰতিবেদন বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙাৰ পৰিভ্ৰমণ কৰিবলৈ গৈ যদি আপুনি অনলাইনত হোটেল বুক কৰিছে তেন্তে সাৱধান হওক এটা ভুৱা চক্ৰই আপোনাক লুটিবলৈ সাজু হৈ আছে অনলাইনত গোলাঘাটত সংঘটিত এটা ঘটনাই পোহৰলৈ আনিছে সমগ্ৰ তথ্য কাজিৰঙাৰ পৰ্যটকৰ ওপৰত চুৰৰ চকু চোৰাং চিকাৰী নহয় কাজিৰঙাত এতিয়া চুৰৰ দৌৰাত্ম্য অনলাইন অফলাইন সকলো ধৰণৰ অপৰাধ বাঢ়িছে কাজিৰঙাত 26 ডিসেম্বৰ এই কাজিৰঙাত আমি এটা গেট টুগেদাৰ এৰেঞ্জ কৰিবলৈ ঠিক কৰিছিলোঁ হোটেল লেণ্ডমাৰ্কত মই কণ্টেক্ট কৰিলোঁ কনফাৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে মোক এটা এডভান্স কৰিব লাগিব এতিয়া মই যেতিয়া এডভান্স কৰিলোঁ তাৰ 2 ঘণ্টামানৰ পিছত তেওঁলোকে আকৌ এটা পইচা মোক পঠাব ক'লে তেতিয়া মোৰ অকণমান সন্দেহ হ'ল তাৰমানে গাজিয়াবাদৰ এটা ফোন নম্বৰ লিংক হৈ আছে এতিয়া মোৰ প্ৰায় 50,000 মান টকা তেওঁলোকে ফ্ৰড কৰিলে বুলি মই গম পাইছোঁ আনহাতে অনলাইন প্ৰবঞ্চনাই এতিয়া চকু কপালত তুলিছে বহুতৰে অনলাইনত হোটেল বুক কৰি ঠগ খালে গোলাঘাটৰ চন্দন গগৈ 26 ডিসেম্বৰত এটা গেট টুগেদাৰৰ বাবে কাজিৰঙা লেণ্ডমাৰ্ক উডত 15টা কোঠা অনলাইন যোগে যোগাযোগ কৰি 7002163278 নম্বৰত ফোন কৰি 50,000 টকা গুগল পে কৰি আগধন দিছিল চন্দন গগৈয়ে কিন্তু পুনৰ টকা বিচাৰি চন্দন গগৈলৈ ফোন অহাত ব্যক্তিজনৰ সন্দেহ উপজাত হোটেল লেণ্ডমাৰ্ক উডত যোগাযোগ কৰাত পোহৰলৈ আহিল যে বৰ্হিৰাজ্যৰ গাজিয়াবাদৰ ভুৱা চক্ৰ এটাই লেণ্ডমাৰ্ক উড হোটেলৰ নামত ভুৱা পেজ খুলি লুটিলে চন্দন গগৈক ইয়াৰ পিছতে ভুক্তভোগী ব্যক্তিজন আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে যদিও আৰক্ষীয়ে আৰু অৱশেষত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ আমাৰ সৈতে আছে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ আমাৰ এডিটৰ ইন চিফ ৰাহুল যোশীৰ সৈতে গুজৰাট নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এই আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত কি কয় অমিত শাহে আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू न्यूज 18 ग्रुप को देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। 6 महीने पहले भी आपने सिर्फ हम ही लोगों को इंटरव्यू दिया था जब 5 राज्यों के चुनाव हुए थे 6 महीने बाद आज फिर आपको इंटरव्यू करने का हमारा सौभाग्य है आपका स्वागत है इस अधिवेशन में। अमित जी सबसे पहला सवाल हम लोग गुजरात में हैं चुनावी माहौल गर्म है गुजरात आपकी जन्मभूमि भी रही है आपकी कर्मभूमि भी रही है पहला सवाल बहुत सीधा और सरल है कितनी सीट देते हैं गुजरात में आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए सीटों के आकलन करने के लिए तो बहुत जल्दबाजी होगी मगर मैं इतना निश्चित कह सकता हूं दीपावली के समय से लगभग मेरा गुजरात में आज 16वां दिन है इतना निश्चित कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर अपने सभी चुनावी रिकॉर्ड तोड़कर सर्वाधिक सीट और सर्वाधिक मत प्राप्त कर विजयी बनेगी और प्रचंड बहुमत के साथ यहां पर हम सरकार बनाएंगे क्या आप माधव सिंह सोलंकी का 1985 का रिकॉर्ड जो कि 149 सीटों का था उसको ब्रेक कर पाएंगे माफ करना आप मुझे हम रिकॉर्ड तोड़ने की राजनीति नहीं करते हैं ना हमारी किसी से स्पर्धा है हमारा चुनाव का लक्ष्य है हर एक मतदाता का संपर्क हो और जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला मतदाता है वो हमारे कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि वो हर एक मतदाता का मतदान हो हम चुनाव के जरिए हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी को हमारे संगठन को एक्सपांड करना चाहते हैं और यहाँ मजबूत सरकार देकर एक सुरक्षित सुविकसित संस्कृत और शिक्षित गुजरात बनाना चाहते हैं जो हम सालों से कर रहे हैं अमित जी इस बार इस चुनाव में अहम और मेन मुद्दा क्या है क्या फिर से एक बार मोदी जी पर भरोसा मोदी जी के लिए प्यार या फिर भूपेंद्र जी का प्रदर्शन भी इस बार एक बड़ा मुद्दा रहेगा आप दोनों को अलग नहीं कर सकते हो 1990 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी गुजरात में एक भी चुनाव नहीं आ रही है ये भारतीय जनता पार्टी का क्लियर कट रिकॉर्ड है
और आप सभी जर्नलिस्टों को मालूम पड़ना चाहिए, जब कभी भी हम चुनाव के मैदान में भारतीय जनता पार्टी गुजरात के कार्यकर्ता गए, हमने विजय प्राप्त की है। और वो विजय का कारण है गुजरात की जनता का आशीर्वाद और असीम स्नेह। और मैं मानता हूं कि हमने गुजरात की जनता की अपेक्षा पर खरा उतरने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। यही गुजरात है जहां एक जमाना था, कांग्रेस का शासन था, 365 दिन के साल में से 250 दिन तक कर्फ्यू रहता था। आज गुजरात के 20 साल के लड़के को अगर पूछ ले कि भैया कर्फ्यू क्या होता है, तो जनरल नॉलेज में वो फेल हो जाएगा। जनरल नॉलेज के एग्जाम में उसने कर्फ्यू देखा ही नहीं। मैं खुद विद्यार्थी परिषद के काम के लिए पोरबंदर गया था। एक लेमरेटा स्कूटर के पीछे बैठकर मैं जा रहा था। पोरबंदर की सीमा शुरू होती थी, वहां पर एक बोर्ड लगाया था दबंगों ने कि यहां से पोरबंदर शुरू होता है, कानून और व्यवस्था की हद यहां पर पूरी होती है। और नोटिफिकेशन निकालकर कांग्रेस सरकार ने पोरबंदर की जेल को बंद करना पड़ा था, क्योंकि जेल चलाना वहां संभव नहीं था। इससे लेकर आज तक जो भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, विशेष कर मोदी जी का जो कालखंड रहा और मोदी जी के बाद का कालखंड, हमने यहां पर कानून और व्यवस्था की मजबूत एक अभेद दीवार सरहदी राज्य के अंदर खड़ा करने के लिए हम सफल हुए हैं। और इसके अच्छे नतीजे ये आए हैं, क्योंकि कानून और व्यवस्था की अगर स्थिति ठीक है तो शिक्षा का स्तर भी सुधरता है, ग्रामीण विकास भी होता है, शहरी विकास भी होता है और इन्वेस्टमेंट भी आता है। तो इन टोटो गुजरात के डेवलपमेंट में बहुत अच्छे तरीके से हम परफॉर्म कर पाए। अमित जी, पिछले 27 सालों से गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही मत डालती आई है। इस बार कह रहे हैं कि एक तीसरी पार्टी भी जो है आम आदमी पार्टी, उसने भी जो है अपनी प्रेजेंस यहाँ पे बनाई है। कैसे देखते हैं आप, क्या इस बार ये लड़ाई त्रिकोणीय है? देखिए, आपने आपके यहाँ पर काम करने वाले जर्नलिस्टों से चर्चा किया होता तो शायद ये सवाल अलग तरीके से पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही मुकाबला। बीच में केशुभाई पटेल ने अपनी पार्टी बनाई, इसके बीच में शंकर सिंह वाघेला ने पार्टी बनाई। उसके पहले चले जाए भाजपा जीतने के पहले तो चिमन भाई पटेल, जो राजनीति के बहुत बड़े जानकार व्यक्ति माने जाते हैं और जिनकी जनस्वीकृति भी काफी थी एक जमाने में, उन्होंने भी अपनी पार्टी बनाई। गुजरात ने कभी भी तीसरी पार्टी के कंसेप्ट को एक्सेप्ट नहीं किया है। गुजरातियों का स्वभाव है सबकी सुनते हैं। अब सुनने के कारण किसी के मन में भ्रांति हो जाए तो मैं क्या कह सकता हूं, डिब्बे खुलने दीजिए, परिणाम बहुत स्पष्ट आने वाला है। अमित जी, बहुत लोगों का कहना, हमारे यहाँ पत्रकार जो साथी हैं उनका कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई इस बार भारतीय जनता पार्टी से ही है, क्योंकि काफी बड़े बड़े नेताओं का टिकट तो अच्छा ही है, जो जीतेगा वो भाजपा का जीतेगा। जी 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 पर सवाल यह है कि काफी बड़े नेताओं के टिकट कट गए हैं। काफी लोगों को आपने, जो कि बहुत समय से भारतीय जनता पार्टी के संग जुड़े हैं, 5 बार एमएलए रहे हैं, 7 बार एमएलए रहे हैं, मधु श्रीवास्तव हो, योगेश पटेल हो, इस तरह लोगों को इस बार टिकट नहीं मिला। तो क्या इस वजह से, और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये बीजेपी वर्सेस बीजेपी लड़ाई है, कि कहीं इस वजह से कोई लोगों में थोड़ा सा मन मुटाव तो नहीं है? जरा भी मन मुटाव का सवाल नहीं है। आप जो कह रहे हैं वो पहली बार नहीं हुआ है। मैं 1995 से भारतीय जनता पार्टी की चुनावी प्रक्रिया को बहुत नजदीक से देखने वाला कार्यकर्ता हूं और 2002 से प्रक्रिया के अंदर बैठने वाला कार्यकर्ता हूं। हर बार 30% के आसपास टिकट और चेहरे बदलते हैं। ये हर बार की प्रक्रिया है, मगर एक भी बड़ा चेहरा बागी बनकर नहीं खड़ा है। आज सभी लोग पर्चा डलवाने के लिए गए, सभी के भाषण हुए हैं, सभी आप लोगों के इंटरव्यू में भी आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक कल्चर है कि भारतीय जनता पार्टी में जो फैसला होता है वो स्वाभाविक रूप से, अगर मेरे लिए कोई मुझे पसंद ना आए ऐसा फैसला होगा तो मैं व्यक्ति हूं, अंततोगत्वा दुख तो होगा ही होगा, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं पार्टी के खिलाफ काम करूंगा। पार्टी की एक डिसिप्लिन होती है, पार्टी की एक संस्कृति है और हमारी पार्टी की एक परंपरा भी है। और हमारे सारे नेता
मेरी सबसे बात हुई है, एक लाइन से भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए कटिबद्ध है और पूर्ण जोश से लगे हुए हैं। नहीं, हम लोगों ने सुना है कि आप खुद पर्सनली सबसे बात कर रहे हैं और यहाँ पर जमे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर वरिष्ठ नेताओं से जमे क्या हुए, मैं यहीं का हूँ भाई, कहाँ बाहर बेचते हो? नहीं नहीं, मेरा मतलब है आप दिल्ली से गुजरात दिल्ली से यहाँ जमे हुए हैं पिछले 2 महीनों से। जी अमित जी, पिछले 10 सालों में आप लोगों ने कुछ मुख्यमंत्री बदले प्रदेश में। पिछली बार तो आपने पूरी की पूरी कैबिनेट ही बदल डाली। इस बार भी जो कैबिनेट में कुछ मंत्री हैं उनके भी कुछ के टिकट कटे हैं। तो क्या मोदी जी के यहाँ से जाने के बाद, आपके यहाँ से जाने के बाद गुजरात में एक स्थिरता आ पाई है? गुजरात अपना नेता ढूंढ देखिए, पाया ये है? एनालिसिस ठीक नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, मोदी जी के जाने के बाद आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री बनी। आनंदीबेन का जाने का कोई और कारण न था, हमारी पार्टी का नियम था कि 75 साल तक काम करते हैं। उनके 75 साल समाप्त होने में 2 महीने थे, आनंदीबेन को बदला गया। उसके बाद में विजय भाई आए, विजय भाई पूरे 5 साल अपने पूरे किए और भूपेंद्र भाई कर रहे हैं। भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद भूपेंद्र भाई को ही मुख्यमंत्री बनना है। अस्थिरता का सवाल कहाँ है? कोई सवाल ही नहीं पैदा होता अस्थिरता। मेरा एक सवाल ये भी आने वाला था कि क्या भूपेंद्र जी ही वापस मुख्यमंत्री बनेंगे, उसका हाँ जी, मैंने कह ही दिया। जी, जी, जी। भारतीय जनता पार्टी का बहुमत आएगा तो श्री भूपेंद्र पटेल ही मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अमित जी, एक चीज देखी गई है पिछले कुछ सालों में कि ये एक फ्रीबीज की राजनीति चालू हुई है। आप लोगों ने उसके अगेंस्ट मतलब बहुत जोरों से बोला भी है, मोदी जी ने भी कहा है, उसको रेवड़ी की राजनीति बताया है। मगर नई पार्टियां आती हैं और जो है ऐलान करना शुरू कर देती हैं, इलेक्ट्रिसिटी मुफ्त, हेल्थ केयर मुफ्त, एजुकेशन मुफ्त, 1000 रुपये यहाँ देंगे, 3000 रुपये वहाँ देंगे। इस तरह की राजनीति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गुजरात है, यहाँ एनालिसिस करने वाले लोग हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, समझने वाले लोग हैं और सोच समझकर एनालिसिस कर कर गुजरात की जनता फैसला लेती है। अब तक जो वादे किए गए इसका योग बताए तो गुजरात का बजट 2,42,000 करोड़ है और वादे हो गए हैं 3,52,000 करोड़ के। नई इनकम कुछ नहीं करनी है, पुराना बजट एज इट इज और 3,52,000 करोड़ लाना है। कोई बता दे जरा कैसे लाएंगे, इसका तो हिसाब दे। ये गुजरात की जनता समझती है। और कुछ वादे तो इतने हास्यास्पद है, हम प्राथमिक शिक्षा को फ्री करेंगे। हमारे यहाँ 1960 से प्राथमिक शिक्षा फ्री है। अब क्या फ्री करोगे भाई तुम? फ्री है। उनको ये भी मालूम नहीं है यहाँ क्या चल रहा है। स्वाभाविक है, यहाँ के नहीं है तो, परंतु थोड़ा स्टडी तो करना चाहिए। जब फ्रीबीज की बात होती है तो केंद्रीय सरकार भी तो फ्रीबीज दे रही है। कहीं ऐसा जैसे कि फ्री राशन दे रहे हैं आप, उसकी आपकी व्यवस्था बनी हुई है, फ्री सिलेंडर आप भी दे रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये फ्रीबीज नहीं? देखिए, दो चीजों में तत्वतः फर्क है। जैसे भारत सरकार की सो कॉल्ड फ्रीबीज, किसी को घर देना, किसी को गैस का कनेक्शन देना, किसी के घर में लाइट पहुंचाना, किसी को आयुष्मान भारत का कार्ड देना और अब अंत में आपने जो कहा कोरोना के बाद उनको फ्री राशन देना, किसी को बिजली देना, ये रेवड़िये बांटना नहीं है, मगर बिजली का बिल न देना रेवड़िये बांटना है। किसी को घर देना मैं नहीं मानता रेवड़ी बांटना है। ये इसके जीवन स्तर को उठाने का प्रयास है। जो आजादी के 70 साल तक कांग्रेस ने 60 साल तक शासन किया वो नहीं कर पाए, वो हम करें। मगर फिर घर का टैक्स हम माफ नहीं करते। इसका हम शौचालय बना देते हैं क्योंकि अधिकार है 75 साल के बाद एक महिला का कि घर में शौचालय हो, उसको एम्ब्रेसमेंट ना हो सुबह, मगर हम शौचालय का रिपेयरिंग नहीं कर देते। और जहां तक मुफ्त में अनाज देने की बात है, आप सभी को मालूम है, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि कोरोना के बाद एक लिंगरिंग फेज में स्लो डाउन रहा है, जिसकी सबसे बुरी असर किसी पर पड़ी है तो देश के गरीबों पर पड़ी है। सोसाइटी का कोई भी सेगमेंट कुदरती आपत्ति के कारण, महामारी के कारण अगर किसी भी तरह से प्रभावित होता है तो शासन की जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है इसको मदद करना। जैसे बाढ़ आती है, सूखा आता है, साइक्लोन आता है, तो हम मदद करते, वो फ्रीबीज नहीं है, उसका सपोर्ट है। तो ये दोनों को मिक्सअप नहीं करना चाहिए। व्हाट
के लिए रेवड़िया बांटना अलग बात है, और किसी का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए एक बार उसको मदद कर कर इसको अच्छे जीवन जीने का इंफ्रास्ट्रक्चर देना अलग बात है। दोनों के बीच में मूलतः अंतर है, और मैं मानता हूं देश की जनता इसको जानती है। एक दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्यों के जब चुनाव आते हैं तो उसके पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आपकी पार्टी करती है। भाई एक मिनट रुक जाओ। 1950 से हमारे हर घोषणा पत्र में है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएंगे। जी, 1950 से नहीं, संविधान सभा ने भी आर्टिकल 44 के अंदर कहा है कि देश के विधानमंडलों और देश की संसद ने जब भी अनुकूलता हो तब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, राजा जी, ये सब के दस्तखत है। जी, अब इन लोगों को क्या कहोगे? ये भी सांप्रदायिक सोच कर गए थे ना, वो सांप्रदायिक सोच कर नहीं गए थे। एपीसमेंट के कारण के बाद 67 के बाद आपने सांप्रदायिक सोचना शुरू किया है। वो तो ठीक ही सोच कर गए थे कि किसी भी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के अंदर सभी धर्म के नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए, कानून धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। मगर अब इसको भी राजनीतिक कलर देते रहे। हमने हमारे जनसंघ के समय से ये हमारा घोषणा पत्र का वादा है जिसको हम पूरा करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये क्यों, हमने कहा था राम मंदिर बनाएंगे, मोदी जी ने इसका भूमि पूजन कर दिया, और 2024 का आप टिकट निकलवा कर रखना, जनवरी का भव्य राम मंदिर अयोध्या में आपको दिखाई पड़ेगा। हमने कहा था कि हमने कहा था कि हम ट्रिपल तलाक को समाप्त कर देंगे। जी, हमने कर दिखाया। हमने कहा था एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, धारा 370 हट कर रहेगी, और 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को हटा दिया। ये सभी हमारे वादे हैं। धारा 370 हटी, कौन सा चुनाव था भाई? राम जन्मभूमि का भूमि पूजन हुआ, कौन सा चुनाव था? ट्रिपल तलाक हटा, कौन सा चुनाव था? और अगर आप नहीं हटाना चाहते हैं, आप कॉमन सिविल पर्सनल लॉज को सेव करना चाहते हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने कह देना चाहिए कि इस देश में कॉमन सिविल कोड नहीं होना चाहिए। इतनी नैतिक ताकत तो होनी चाहिए। मैं तो कांग्रेस के सारे नेताओं को कहता हूं कि मीडिया अगर इकट्ठा ना होता तो हम भेज देते हैं, सब लोग एक बार घोषणा कर दो कि देश में कॉमन सिविल कोड नहीं होना चाहिए। कुछ ट्रेंड तो लो। जी, मैंने तो ऐसी कंफ्यूज पार्टी ही नहीं देखी। धारा 370 हटाने का बिल लेकर गए, तो मैंने बोला भाई, आप मनीष भाई ने भाषण किया था, मैंने बोला आप हाँ बोल रहे हो और ना बोल रहे हो? जी, कि कई बार ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है, कुछ बार बीच का ही होता है, मगर हम बीच के नहीं है। हम बिल्कुल मानते हैं कि जो हमने कहा है वो हमने करना है। तो क्या इसके लिए कोई केंद्रीय कानून लाएंगे? क्या करेंगे इसके लिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कोई केंद्रीय कानून लाएंगे? कैसे इसको इंप्लीमेंट करेंगे? नहीं, इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? विधानसभा कानून लेकर आएगी, अपने आप इंप्लीमेंट हो जाएगा। इस देश में कानून बनाने की प्रक्रिया संविधान ने बनाई हुई है, कानून के इंप्लीमेंटेशन की एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था भी है, इसी हिसाब से होगा। अमित जी, इलेक्शंस के पहले देखा है कि एक पोलराइजेशन की एक थीम जो है हर इलेक्शन में आ जाती है। इस बार भी जो है डिमोलिशन ड्राइव को ऑपोजिशन पार्टीज ये कहकर इसको पोलराइजेशन का कलर दे रही हैं। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? देखिए, कोई ऑपोजिशन पार्टी ने नहीं किया, मैं तो ढूंढ रहा हूं कौन पूछता है। आप लोग ही पूछ करते हो। ऑपोजिशन पार्टी को अगर दिक्कत है तो उन्होंने कह देना चाहिए कि द्वारका के अंदर गैर कानूनी धार्मिक जो एंक्रोचमेंट थे वो रहने चाहिए। किसी ने नहीं कहा है, ये रूटीन अफेयर है। मैं मानता हूं बेट द्वारका जैसी जगह पे जो गैर कानूनी कंस्ट्रक्शंस थे वो निकालने चाहिए। और मैं तो भूपेंद्र भाई और हर्ष संघवी की टीम को बहुत 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 साधुवाद देना चाहता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ये ड्राइव चलाया है और नतीजे बहुत अच्छे आए। हर्ष जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद भी हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर जी ने कहा है कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला अधिकार होना चाहिए। क्या कहेंगे इस पर?
नहीं, कोई नई बात नहीं, पहले मनमोहन सिंह जी ने कहा है। हमारा मानना है कि देश के संसाधनों पर देश के गरीब का, दलित का, आदिवासी का सबसे पहला अधिकार होना चाहिए, देश के पिछड़े का अधिकार होना चाहिए। जहां तक संविधान के इंटरप्रिटेशन का सवाल है, संविधान में कहीं पर भी प्रायोरिटी एरिया रिलीजियस आधार पर नहीं तय किया है। संविधान ने प्रायोरिटी एरिया पिछड़ेपन के आधार पर, इकोनॉमिक बैकवर्ड्स के आधार पर और दलित और ट्राइबल के और पिछड़ा वर्ग के लिए किया है। और भारतीय जनता पार्टी मानती भी है, करती भी है। और नरेंद्र भाई ने 8 साल के अंदर, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस देश में हर गरीब के घर में घर पहुंचाने का काम किया है, घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है, घर में गैस पहुंचाने का काम किया है, घर में शौचालय पहुंचाने का काम किया है, घर में आरोग्य की सारी सुविधाएं पहुंचाने का काम किया है और हर घर में शुद्ध पीने का पानी, नल से जल आज काफी हद तक आगे बढ़ चुका है। इसके साथ साथ जब कोरोना का संकट आया, 80 करोड़ लोगों के घर के अंदर प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन पहुंचाने का भी काम किया है। हम स्पष्ट रूप से मानते हैं कि देश के संसाधनों पर धर्म की मान्यता के आधार पर किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। देश के संसाधनों पर इस देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े और गरीब का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, इसका अधिकार होना चाहिए, मगर गरीब का अधिकार होना चाहिए। अमित जी, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में एक इंटरेस्टिंग बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि अगर वो पार्टी पावर में आई तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार पटेल स्टेडियम करेंगे। इसके बारे में आपकी क्या विचार है? मैं तो धन्यवादी हूं, आपने सवाल पूछ लिया, मैं अखबार में देख रहा था। अब आपने पूछ ही लिया है तो यहीं पर जवाब स्पष्ट कर देता हूं। सबसे पहली बात, कांग्रेस को सरदार पटेल का नाम देने का अधिकार ही नहीं है। पूरा जीवन सरदार को इतिहास में उचित स्थान न मिले, इसके पीछे एक गांधी नेहरू परिवार ने लगा। सरदार पटेल की अंत्येष्टि से लेकर, सरदार पटेल का स्मारक बनने से लेकर, सरदार पटेल को भारत रत्न देने तक कोई भी काम इन्होंने रोड़ा अटकाने के अलावा नहीं किया। नरेंद्र भाई ने विश्व की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा यहां पर सरदार साहब के स्मारक में बनाई है। क्या बात कर रहे हो, सरदार किया। नरेंद्र भाई ने देश भर के 8.5 करोड़ किसानों के औजारों का लोहा पिघलाकर किसान नेता सरदार पटेल का, लौह पुरुष सरदार पटेल का विश्व का सबसे बड़ा पुतला बनाने का बात। एक भी कांग्रेसी नेता आज तक वहां पर पुष्पांजलि करने नहीं गया। प्रतिमा किसने भी बनाई हो, आपके शासन में बहुत सारी प्रतिमा बनी है महापुरुषों की, हम जाते हैं, आदर भाव व्यक्त करते हैं। क्योंकि ये प्रतिमा सरदार पटेल की नरेंद्र भाई ने बनाई इसलिए आप नहीं जाते, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये सरदार पटेल की प्रतिमा है इसलिए कांग्रेसी नहीं जाते। और सरदार पटेल को हमेशा अन्याय करने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने। सरदार पटेल के नाम पर ना कोई योजना बनी, ना कोई बड़ा स्मारक बना, ना आपने भारत रत्न दिया। जब कांग्रेस गई तब जाकर भारत रत्न मिला सरदार पटेल को। और आज आप सरदार पटेल की एडवोकेसी कर दो। और जहां तक स्टेडियम का सवाल है, मैं स्पष्ट कर दूं, वहां पर एक स्टेडियम था और आज वहां पर एक स्टेडियम बना है जिसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। परंतु कांग्रेस झूठ प्रचार कर रही है। वहां पर एक कॉम्प्लेक्स बना है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है, जिसमें टोटल 18 स्टेडियम बनने वाले हैं। उसमें से एक नरेंद्र मोदी स्टेडियम है और वो पूरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रखा गया है। सरदार पटेल के नाम को, उनकी स्मृति को हमने एक्सपांड कर एक की जगह 18 स्टेडियम में लगाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जिनके पास कोई मुद्दे नहीं होते हैं वो इस प्रकार के मुद्दे। और क्या समझते हो आप गुजरात की जनता? गुजरात की जनता आपके झूठी बातों में आ जाएगी। नरेंद्र भाई मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सरदार पटेल की फोटो लगाना शुरू किया है। 50 साल तक कांग्रेस के स्टेज के पीछे कभी सरदार पटेल की फोटो हमने नहीं देखी। 50 साल तक कांग्रेसियों के मुंह से सरदार पटेल का नाम हमने नहीं सुना।
इतना बड़ा स्मारक बना, एक भी कांग्रेसी नेता वहां पुष्पांजलि करने नहीं गया, और आप सरदार पटेल की बात करते हो। भाई, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मानता है कि सरदार पटेल न होते तो आज ये देश का स्वरूप न होता, देश अखंड न होता, देश का आज का संविधान भी न होता। सरदार पटेल के योगदान के लिए हमें कांग्रेस से सीखने की जरूरत नहीं है, न इनकी स्मृति के लिए कुछ करने की जरूरत है। वही स्टेडियम पर एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाकर सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उसका नाम रखा गया है, और वहां आने वाले दिनों में चुनाव के बाद द्रुत गति से शुरू हो जाएगा। 18 अलग अलग खेलों के स्टेडियम बनेंगे, और अगर हम ढंग से परफॉर्म कर पाए तो वहां पर ओलंपिक भी होगा, विश्व का ओलंपिक सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर होगा। अमित जी, एक बार मैं फिर कोशिश करूंगा आपसे एक सवाल घुमा घुमा कर पूछने की मुझे थोड़ी सी आदत है। अगर वोट शेयर एनालिसिस करा जाए गुजरात में, तो पिछली बार आप लोगों का करीब 47% से ऊपर था और कांग्रेस का 41.4 के आसपास था। आपका ये वोट शेयर जो है 47 से 50 के बीच में बना रहा है। इस बार अगर मुकाबला त्रिकोणी है तो क्या ये देखते हैं, और क्योंकि ये त्रिकोणी मामला है, क्या आपकी सीट बढ़ सकती है, घट सकती है, कितनी सीटें आएंगी? आप हर बार एक आंकड़ा देते हैं, इस बार नहीं दे रहे हैं। राहुल जी, मैं जरूर दूंगा आंकड़ा, परंतु मैं इतना कह सकता हूं वोट शेयर हमारी जरूर बढ़ेगी, अच्छी खासी वोट शेयर बढ़ेगी, और दूसरा सीटें भी हमारी अप्रत्याशित रूप से बढ़ेगी। आपने ही कहा जैसे बिखराव है, ये बिखराव दिख रहा है, बहुत अप्रत्याशित तरीके से हमारी सीटें बढ़ेगी, और भारतीय जनता पार्टी वोट शेयर और नंबर ऑफ सीट दोनों दृष्टि से अपने सारे रिकॉर्ड तोड़कर प्रचंड बहुमत के साथ भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में हम यहाँ पर सरकार बनाएंगे, ये सुनिश्चित है। आंकड़ा अभी बताने का समय नहीं है, अभी तो सारी पार्टियों का सूची, मेरी पार्टी की सूची भी अभी 20 मिनट पहले अंतिम घोषित हुई है, तो सभी पार्टियों का सूची घोषित नहीं हुआ है, तो अभी आंकड़ा नहीं बता सकते। पर बेस्ट परफॉर्मेंस बीजेपी की इस बार? बिल्कुल बेस्ट परफॉर्मेंस होगा बीजेपी। ऑपोजिशन का अटैक जो है आपके ऊपर 2-3 मुद्दों पर है। मैं उन सबको साथ में मिलाकर एक प्रश्न पूछ लेता हूं ताकि आप उसका जवाब दे सकें। एक तो महंगाई, जो कि वैसे भी थोड़ी प्रबल रही है, पिछले इन्फ्लेशन थोड़ा सा ज़्यादा रहा है, पूरे देश में भी रहा है और यहाँ पे भी। दूसरा बेरोजगारी, और तीसरा करप्शन। ये 3 मुद्दे उठाते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि इसको मिला जुला कर आपसे एक सवाल पूछूं। देखिए, जहां तक करप्शन का सवाल है, कांग्रेस की 10 साल की सरकार, सोनिया मनमोहन की सरकार देश ने देखी है। 10 साल में 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, और इसकी एक अनंत लंबी सूची इस देश की जनता ने महसूस की है। कांग्रेस में घोटाले गिनना मुश्किल था, हमारे शासन में घोटाले ढूंढना मुश्किल है। कांग्रेस भ्रष्टाचार बोलती, यहां भ्रष्टाचार हुआ है स्पेसिफिक कोई आरोप नहीं लगा सकता। जहां तक महंगाई का सवाल है, पहले कोरोना के कारण और बाद में रशिया और यूक्रेन के युद्ध के कारण पूरे विश्व की सप्लाई चेन में बिखराव है, और एक वैश्विक समस्या है जिसका असर कम मात्रा में भारत पर भी पड़ा है। मगर मैं देश की जनता को, गुजरात की जनता को सुनिश्चित करना चाहता हूं कि टेम्पररी फेज है। नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से इसकी रणनीति भी बनाई है, और दुनिया में कोरोना के बाद मंदी से सबसे तेजी से उभरने वाले देशों में से एक देश भारत है। हमारी अर्थव्यवस्था वी शेप में रिकवर करी है, और अब इस पर भी काफी अच्छा असर पड़ेगा। शायद रशिया यूक्रेन युद्ध न होता तो अब तक तो हम बाहर भी आ गए होंगे। बेरोजगारी के लिए भी नरेंद्र भाई ने ढेर सारे कदम उठाए हैं, और गुजरात में तो विशेषकर उठाए, हमारी डबल इंजन की सरकार ने उठाए हैं। और अभी मोदी जी हर महीने 75,000 से 1.25 लाख तक युवाओं को केंद्र सरकार की रोजगारी 10 माह तक कंटिन्यूस दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक ड्राइव है जी। और गुजरात में जिस तरह का इन्वेस्टमेंट आया है, देखिए, नरेंद्र मोदी शासन की खूबी ये नहीं थी कि नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर अच्छा शासन किया, वो तो किया ही। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में ड्रॉप आउट रेशियो को कम करना हो, एनरोलमेंट को बढ़ाना हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर
माता मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर में सुधार करना हो, जहाँ तक ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन का सवाल है, भूगर्भ जल स्तर को ऊपर लाना हो, ये सारे ऐसे पैरामीटर्स है जो रेयरली इंप्रूव करते हैं। जी, माता मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर इंप्रूव नहीं करता है, ड्रॉप आउट रेशियो और एनरोलमेंट इंप्रूव नहीं करता, इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। भूगर्भ जल स्तर ऊपर नहीं आता है, कृषि का विकास दर 10 साल तक 10% से ज्यादा रखना, ये बहुत एफर्ट्स मांगने वाली, ये सब नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। परंतु मैं इसको विशिष्ट बात नहीं मानता, वो मोदी जी करते ही जहां रहते, अभी देश में है तो देश में भी करते, परंतु मोदी जी ने कैसी व्यवस्था बनाई, उनके न रहते हुए भी ये सारी चीजें चालू रही है, और उनके यहाँ से जाने के बाद भी गुजरात के अंदर सुशासन की वो प्रणाली आज भी चालू रही है। अच्छा सुशासन देना अच्छा ही है, मगर उससे अच्छा है इस प्रकार की व्यवस्था करो कि आपके बाद भी सुशासन चलता रहे। मोदी जी ये करने में बहुत सफल हुए हैं, और शायद देश में बहुत कम नेता है जिन्होंने इस तरह से स्थायी स्वरूप सुशासन को देने का प्रयास किया है। गुजरात से हटकर थोड़ा हिमाचल की ओर चलते हैं। वहाँ तो आपने आंकड़ा नहीं दिया, कम से कम यहाँ तो आंकड़ा दे दीजिए, यहाँ तो चुनाव हो चुका है। मुझे लगता है कि लास्ट टाइम हमारा जो बहुमत था, बाय एंड राज +- 2 कर मेंटेन करेंगे, वापस दोबारा सरकार बनेगी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी वापस। मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या जयराम हमने ठाकुर? घोषित किया है, इनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ रहे, वही बनेंगे। वही बनेंगे दोबारा। थोड़ा सा आपका समय मुझे कम मिलता है, बहुत कम आप इंटरव्यू देते हैं, थोड़ा सा राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करें और प्रदेशों की तरफ भी एक नज़र डाल लें। भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी जी ने ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। क्या आपको लगता है कि इस यात्रा की वजह से राहुल जी का कोई एक ज़्यादा गंभीर चेहरा लोगों के सामने आया है? इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसका पॉलिटिकल एनालिसिस तो कुछ समय के बाद सातत्यपूर्ण तरीके से कितनी गंभीरता रहती है इसके आधार पर ही होगा, परंतु मैं तो पुरुषार्थ का समर्थक व्यक्ति हूं। कोई भी व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, अच्छा ही है। आप अगला चुनाव जो है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चुनाव आपके लिए होगा, वो होगा कर्नाटका का चुनाव। तो कर्नाटक में आप अपनी स्थिति को कैसे देखते हैं? क्या वहां पर भी थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ज्यादा है इस वक्त? देखिए, कर्नाटक में गत चुनाव में हमें 8 सीटें कम पड़ी थी जी, क्लियर कट मैंडेट हमें नहीं मिला था, तो अब वहां पर ऑपोजिशन में बिखराव तो वहां पर भी है, और हमारी सरकार भी प्रयास कर रही है। मुझे लगता है कि गुजरात और हिमाचल के परिणामों का बहुत अच्छा असर कर्नाटक पर भी होगा, और हमारी पार्टी ने, वहाँ के संगठन ने एक कार्य योजना भी बनाई है, चुनाव तक किस तरह से पार्टी को नीचे के स्तर पर मजबूत करना और पार्टी के चुनावी तंत्र को कैसे ठीक ठाक कर ऑफेंसिव तरीके से चुनाव में जाने के लिए। वहां पे भी कुछ बदलाव करेंगे जैसे और जगहों पे आपने किए हैं एंटी इनकम्बेंसी को टैकल करने के लिए? नहीं, अभी इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं हुआ, कोई चर्चा भी नहीं। मैं एक सवाल आपसे कश्मीर पे पूछना चाह रहा हूँ। आपने वहाँ पे आर्टिकल 370 जो है रिमूव किया, काफ़ी टेररिज्म पर आपने जो है काबू पाया, बहुत डेवलपमेंट स्कीम्स भी अनाउंस करी। आगे क्या होगा? ये इलेक्शंस कब होंगे? क्या 2023 में हम कश्मीर में चुनाव देखेंगे? देखिए, कश्मीर की 3 समस्या थी। एक तो लोकतंत्र वहां पर बिल्कुल एक प्रकार से इसकी कोई बेअसर हो इस प्रकार से बना दिया गया था, क्योंकि पूरे भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। एक पंचायत व्यवस्था है, एक असेंबली है, और एक पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं। वहां पर पंचायत के भी 3 स्तरों को शुरू ही नहीं किया गया था। ना पंच सरपंच चुने जाते थे, ना ब्लॉक लेवल के चुनाव होते थे, ना डिस्ट्रिक्ट लेवल के चुनाव होते थे। तो डेमोक्रेसी एक प्रकार से 3 परिवारों में सिमट कर रह गई थी। गांधी परिवार मतलब कांग्रेस पार्टी, महबूबा मुफ्ती की पार्टी और फारूक साहब की पार्टी, इसमें डेमोक्रेसी सिमट कर रह गई थी। 87 विधायक और 6 सांसद, ये डेमोक्रेसी का साइज था। आज नरेंद्र मोदी सरकार के कारण वहां पर 30,000 से ज्यादा पंच सरपंच चुनकर अपना काम कर रहे हैं।
जी। तो डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल तक परकोलेट करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। आज तक 1990 से जब से आतंकवाद वहां पर बढ़ा, तब से लेकर आज तक हम आतंकवाद के खिलाफ तो लड़ते रहे। जिसने भी लड़ाई लड़ी है बहुत अच्छी लड़ी, सभी एजेंसियों ने, सभी सरकारों ने। मैं इसकी कोई टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता, इसके आंकड़े तो बढ़ते घटते रहते हैं। मगर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, मगर आतंकवाद के पोषण करने वालों के खिलाफ कभी लड़ाई नहीं लड़ी गई। हमने हुर्रियत को टफ जवाब दिया, जमाते इस्लामी पर बैन लगाया और आतंकवाद की पूरी इकोसिस्टम, जो उनको पैसा सप्लाई करते थे, जो वैचारिक आधार प्रदान करते थे और जो अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाओं में इनके मोहरे बैठे थे, इस सबको रूथलेसली क्लीन अप करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मैं मानता हूं यही आतंकवाद के खिलाफ सच्ची सफलता है। और इसके कारण आप देखेंगे तो 90 से बाद आज सबसे कम आतंकवादी घटनाएं होती है, सबसे कम लोगों की जान जाती है। और हमारी सफलता सबसे ज्यादा ये है कि पहले आतंकवाद के खिलाफ सेंट्रल एजेंसियां लड़ती थी, सीआरपीएफ, मिलिट्री, बीएसएफ लड़ता था। आज आतंकवाद के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस लड़ रही है। ये बहुत बड़ी परिवर्तन का अच्छा चिन्ह है। और तीसरा, वहां डेवलपमेंट को कोई कुछ मानता ही नहीं था। चावल मिल जाए, दवाई मिल जाए, वही डेवलपमेंट था। 70 साल तक जम्मू कश्मीर में 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था और ये 5 साल के अंदर, 4 साल के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर 56,000 करोड़ रुपीस का डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट आया। कोई ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नहीं है जो 2 की संख्या में, एक जम्मू में एक और कश्मीर में न खुले हों। चाहे एम्स हो, चाहे आईआईएम हो, चाहे आईआईटी हो, हर राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान आज वहां पर खुला है जी। और जम्मू कश्मीर के टूरिज्म के अंदर अब तक के साल में 80 लाख से ज्यादा लोग टूरिस्ट पहुंचे हैं जी, जो अब तक का जम्मू कश्मीर के आजादी के बाद का सर्वाधिक आंकड़ा है। रिकॉर्ड टूरिस्ट अमरनाथ यात्रा में गई, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से अमरनाथ यात्रा पारित हो गई। और जम्मू कश्मीर के अंदर आज तक दलितों को, पिछड़ों को, ट्राइबलों को रिजर्वेशन का अधिकार नहीं मिलता था। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दलितों को, ट्राइबल को और पिछड़ों को रिजर्वेशन का अधिकार, संवैधानिक अधिकार देने का काम किया। और हमारा जो मांग था, मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए तो बहुत सुखद बात है कि हमारे समय के अंदर 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान समाप्त कर जम्मू कश्मीर आज भारत का अखंड हिस्सा है। इसका एहसास जम्मू कश्मीर और पूरे भारत की जनता करती है। बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये मोदी जी के शासन की प्रमुख उपलब्धियों में से एक है जी। तो क्या चुनाव 2023 में हो पाएंगे? चुनाव आयोग ने कराने, और साथ अर्थ में राहुल जी, चुनाव आयोग हम नहीं चलाते हैं। नहीं, वो तो पता है, पर आपने ये तो बात मुझे कही, डेट कैसे मालूम होगा भैया? नहीं, आपने ये कहा है, बार बार कहा है कि आप चाहते हैं कि वहां पर चुनाव जल्दी से तो जल्दी हो और लोकतांत्रिक नहीं, प्रणाली वापस आए। तो मैं चाहता ही हूं कि जल्दी चुनाव हो। डिलिमिटेशन का काम वहां समाप्त हो गया है, मगर मतदाता सूची इतनी लचर स्थिति में वहां पड़ी है, चुनाव आयोग उसको दुरुस्त कर रहा है। जब भी मतदाता सूची समाप्त होगी, ठंडी समाप्त होगी, चुनाव आयोग उचित फैसला लेगा। हमें तो सिर्फ सिक्योरिटी की दृष्टि से कंसर्न देना है और मैं मानता हूं सिक्योरिटी की पोजीशन सेटिस्फैक्टरी है। तो उम्मीद है कि जल्दी होगा समय। हमें भी उम्मीद है जल्दी जी, मगर निर्णय चुनाव आयोग ने कर जी। अमित जी, पंजाब में सनसनीखेज हत्याओं की खबरें जो है पिछले कुछ महीनों से चल रही हैं। मूसेवाला मर्डर के बाद इधर जो 2 मर्डर हुए हैं, डेरा सच्चा में प्रदीप सिंह और शिवसेना के सुधीर सूरी, पंजाब की हालात को आप कैसे देखते हैं? क्या वहाँ पे हालत गंभीर होती दिखाई दे रही है आपको? देखिए, आप पार्टी की सरकार बनने के बाद कानून और व्यवस्था की परिस्थिति लचर हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु हम मुस्तैदी से नजर बनाए हुए हैं और हम स्थिति को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाने देंगे। क्या कदम उठाएंगे आप? काफी कदम उठाएंगे। मैं ऐसा गृह मंत्री नहीं हूं कि आपको इंटरव्यू में
अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई की सूचना दे दूं। मगर पंजाब में कड़े कदम केंद्र उठाएगी अगर ये सिचुएशन केंद्र राज्य दोनों मिलकर उठाएंगे। जी, जी। ऐसा नहीं, ये लड़ाई सबने लड़नी है, सबको साथ में लेकर लड़नी है और विजयी भी होना है। एक और बड़ा मुद्दा जो कि पंजाब में ही शुरू होता है, जो है ड्रग्स ट्रैफिकिंग का मुद्दा। इसको कैसे काबू पाएंगे, इस पर कैसे काबू पाएंगे? इसको ड्रग जिहाद का नाम भी दिया जा रहा है। पीढ़ी की पीढ़ी जो है बर्बाद, देखिए नशे में बर्बाद हो मैं रही है। आपको बताता हूं कि ये 3 साल के अंदर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने ड्रग के उपयोग, ड्रग की बिक्री और ड्रग का भारत के समुद्र के रास्ते से दुनिया के अलग अलग जगह पे जाने के रास्ते या जमीनी रास्ते से सब पर कठोर कार्यवाही की। सारे आंकड़े उपलब्ध हैं और मैं एक ही आंकड़ा कहना चाहता हूं कि 3 साल के अंदर हमने लगभग 20,000 करोड़ रुपए का ड्रग पकड़ा है। पहले कांग्रेस के 3 साल की तुलना में 700 करोड़ का था। तो इससे आपको साइज और स्केल मालूम पड़ेगा। इसके लिए एनकोड कर एक 4 स्तरीय व्यवस्था बनाई है। एक एकदम ऊपर की टीम है, फिर इस पर अफसरों की टीम है, फिर राज्य स्तर की टीम है और फिर डिस्ट्रिक्ट स्तर की टीम है। और हमने टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप इन्वेस्टिगेशन को कंसेप्ट डेवलप किया है। जैसे कोई छोटी सी ड्रग की पुड़िया पकड़ी जाती है तो वो कहां से आई से लेकर देश में कहां तक से एंटर हुई, पूरा नेटवर्क की जांच होती है। और देश की सीमा पर ड्रग पकड़ा जाता है तो वो आकर कैसे छोटी पुड़िया बनने वाला था, उसका भी पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है। तो टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप इन्वेस्टिगेशन कंसेप्ट के साथ हम ड्रग के तंत्र को उखाड़ने के लिए पहली बार प्रयास कर रहे हैं। काफी सफलताएं मिली है। इसमें भी मैं गुजरात सरकार को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, भूपेंद्र जी और हर्ष यहाँ बैठा है, हर्ष को, क्योंकि गुजरात सरकार ने न केवल गुजरात के अंदर एंटर हुए ड्रग को पकड़ा है, गुजरात के दरिया से लंका जाते हुए ड्रग को भी पकड़कर बहुत बड़ा काम किया और बड़ी मात्रा में सीजर हुआ है और अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया है, जिसके कारण दिल्ली, पंजाब और हिमाचल, ये तीनों राज्यों में बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। ड्रग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति है और मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 2047 के पहले हम भारत को ड्रग फ्री बनाएंगे। नशा मुक्त भारत का हमारा संकल्प सुनिश्चित है। ड्रग ट्रैफिकिंग को देखकर ये बात तो करीब करीब साफ है कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। एक अनस्टेबल पाकिस्तान न्यूक्लियर, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से रास्ते भी आता है, बर्मा के रास्ते भी ड्रग आता है। तो रास्ते अनेक है, मगर कोई भी राज्य हो, अस्थिरता होती है तो इस प्रकार के कामकाज को बढ़ावा मिलता ही है। जी, पाकिस्तान एक अनस्टेबल देश भी है। इससे हमारे देश को आप क्या खतरा देखते हैं? देखिए, मेरे लिए आपकी तरह बोलना सरल नहीं है जी कि अनस्टेबल देश है, परंतु पाकिस्तान से जो खतरे हैं पूरा देश जानता है, आप भी जानते हो। मगर मैं तो इतना कह सकता हूं, खतरा जो भी है सीमा की उस पार रहेगा, हम अंदर नहीं आने देंगे, इतना मैं सबको सुनिश्चित करना। जो एरिया कश्मीर का पाकिस्तान के पास है, जिसको कि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, उसको वापस लेने के लिए क्या कदम उठाएगी सरकार? क्या आशा कर सकते हैं हम? देखिए, ऐसे कदमों की सार्वजनिक चर्चा नहीं होती है, मगर भारत का संपूर्ण रूप से मानना है, हमेशा से मानना रहा है, आज का नहीं है, हमेशा से मानना रहा है। हमारी पार्लियामेंट का संकल्प है कि हमारा हिस्सा है। अक्साई चीन पर भी चीन का कब्जा है। एक मुझे मालूम है आप क्या कहने वाले, कोई टाइटल इसमें से नहीं निकलेगा। रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हो राहुल। नहीं, पर फिर भी एक विस्तारवादी चीन एज अ कंट्री हमारा बहुत स्पष्ट मत है, जो हमारे देश की संसद ने इन दोनों विषयों पर जो प्रस्ताव पारित किए हैं, भारतीय जनता पार्टी अडिगता के साथ संसद के वो प्रस्ताव के साथ खड़ी है। एक दूसरा नंबर डायल करने की कोशिश करता हूं। क्या भारत की छवि जो है पूरे विश्व में बहुत अच्छी रही है। यूक्रेन और रूस के बीच में बड़े बड़े देशों ने कहा है कि भारत को जो है मीडिएट करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में भारत का
मीडिएट करना ठीक देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आगे क्या होगा वो तो डिप्लोमेसी के लेवल पर तय होगा, जो होगा और परिणाम आएगा वो सबके सामने आएगा। परंतु मैं भी सालों से भारत की डिप्लोमेसी को एक विद्यार्थी के रूप में देख रहा हूं। हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि भारत के 35,000 बच्चे यूक्रेन में पढ़ने के लिए फंसे हो और भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन और रशिया के राष्ट्राध्यक्षों से बात करें कि भैया हमारे बच्चों को हमें वापस लाना है, आप थोड़ा गोलाबारी 2-3 दिन के लिए बंद करो और 72 घंटों के लिए 2 देश के युद्ध का सीज फायर हो जाए। ये हर भारतीय के लिए गौरव की बात है। ये भारत के प्रभाव का परिचायक। और अब G20 मोदी जी आज गए हैं, G20 की चेयरमैनशिप भारत के पास आ रही है। ये साल पूरी दुनिया के मतलब कंट्रीब्यूट करने का भारत का साल है। हम सब भारतवासी इससे बहुत आशान्वित हैं। अमित जी, एक ग्लोबल नैरेटिव ऐसा भी बन रहा है वेस्टर्न मीडिया में, खास करके माइनॉरिटीज़ को लेकर कि मुसलमानों को यहाँ पर सताया जा रहा है। ये जो एक साजिश चल रही है, इनफैक्ट अभी एक अमेरिकन स्कॉलर साल्वाटोर बेबॉन्स यहाँ आए थे देश में, तो उन्होंने कहा कि जो है भारत का बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो एंटी इंडिया है। क्या ऐसा आप मानते हैं? ये ऐसा नैरेटिव क्यों बन रहा है? इसके पीछे क्या साजिश है? देखिए, तो एनालिसिस का सवाल है। मैं ये मान सकता हूं कि अगर किसी को स्पेशल फेवर मिलती थी तो हमारे राज्य में वो नहीं मिलेगी, हमारे शासन में नहीं मिलेगी। और ये हमारे संविधान का स्पिरिट, किसी को स्पेशल फेवर नहीं मिलनी चाहिए। जस्टिस फॉर ऑल, एपीसमेंट टू नन, ये भारतीय जनसंघ का मूल सूत्र है और हम उसी पर चल रहे हैं। किसी को अन्याय नहीं करेंगे, मगर किसी का एपीसमेंट, तुष्टीकरण भी नहीं करेंगे। ये देश संविधान के हिसाब से चलना चाहिए और संविधान के स्पिरिट से हिसाब से चलना चाहिए। अब किसी को स्पेशल फेवर बंद होती है, इसको आप अन्याय कहते हो, तो आपको अन्याय की डेफिनेशन बदलनी चाहिए, उनकी डेफिनेशन बदलनी चाहिए। अमित भाई, ये मैंने पिछली बार भी आपसे ये सवाल पूछा था, सीए को आप कब तक नोटिफाई कर पाएंगे? आपने कहा था देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ गोइंग बैक। ऐसा है जी, सीए देश का कानून है, आप पहले समझ कर चलिए। जी, कोरोना के कारण जारी होने में, मतलब उसको लागू करने में हमें थोड़ी देर हुई है, मगर अब कोरोना की स्थिति ठीक है और सीए का लागू होना सुनिश्चित है। अमित जी, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। झारखंड में ये समस्या और भी ज़्यादा भारी है, इसको आप कैसे देखते हैं? झारखंड बुरा पहाड़ को क्लियर करने के बाद लगभग समाप्त हो चुका है। आपके पास शायद लेटेस्ट आंकड़े नहीं है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के, मतलब वामपंथी उग्रवाद के सभी आंकड़ों के अंदर 90% से 60% से 90% की गिरावट है। और जो 243 जिलों में फैला हुआ था, अब वो 43 जिलों में सिमट कर रह गया है। ये 3 साल के अंदर हमने बहुत कठोर लड़ाई लड़ी है। ढेर सारे लोगों ने आत्मसमर्पण किया है और ढेर सारे लोगों पुलिस की मुठभेड़ में मारे भी गए हैं। और वहाँ पर डेवलपमेंट के मोर्चे पर भी मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि बिहार और झारखंड में वामपंथी उग्रवाद का एरा अब समाप्त हो चुका है। निर्णायक पोजीशन आज वहाँ पर भारत सरकार की एजेंसियों की है और अब जो थोड़ा हिस्सा बचा है, उड़ीसा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बीच के ट्रायंगल का, उसको भी हमने 817 कैंप लगा है। आप कल्पना कर सकते, 3 साल में 817 कैंप जी, इतने अंदर गए हैं। बहुत अच्छा परिणाम आया है। आप होम डिपार्टमेंट की साइट को खंगाल लीजिएगा तो शायद आपको 45 मिनट का कार्यक्रम करने का एक मटेरियल मिल जाएगा। अमित जी, 2-3 सवाल और। मुझे पता है कि समय आपके पास कम है, पर आपको पकड़ना आसान भी नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि 2-3 सवाल और पूछ लेता हूँ। इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑपोजिशन का कहना है कि ये सरकार जिस तरीके से यूज़ कर रही है, एक डर बनाने का माहौल, नेताओं के पीछे जो है ईडी को लगा देना। इधर बीच एक स्पेशल कोर्ट ने ये तक कहा कि जो है संजय राउत जी के पीछे जो ईडी का इन्वेस्टिगेशन रहा वो एक विच हंट है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए,
हमारे देश में न्यायिक व्यवस्था बनी है और 3 स्तरीय न्यायिक व्यवस्था है। सेशंस कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होती है, जो देश की सर्वोच्च अदालत है। किसी को भी कोई भी ग्रीवेंस है तो प्रेस में जाने की जगह कोर्ट में जाना चाहिए। और संजय राउत जी के खिलाफ जो जजमेंट आया है, मतलब उनके पक्ष में जो, उसमें भी हाई कोर्ट में अपील हुई, उसकी राह देखनी चाहिए। मुझे मालूम नहीं है लीगल पोजीशन क्या है, मगर हमारी सरकार की समय में एजेंसियों का रिकॉर्ड है, जो भी केस बनाए वो कोर्ट में टिकते हैं और मेरिट्स के आधार पर केस बने हैं। अमित जी, 2024 के चुनाव को आप कैसे देखते हैं? जो सीट आपके पास प्रचंड बहुमत आई थी, उससे आप उससे अच्छा कैसे कर सकते हैं? उसको वहां पर होल्ड करके कैसे रख सकते हैं? कहां से आपको ज्यादा सीटें मैं मिलेंगी? एरिया बता ही देता हूं आपको। हम दक्षिण में हमें अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र के कुछ डिस्ट्रिक्ट में हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, परिणाम लाएंगे। इसके साथ साथ उड़ीसा में हम बहुत अच्छा इंप्रूव करेंगे, बंगाल में हम बहुत अच्छा इंप्रूव करेंगे। 18 सीट से ज्यादा हैं? बंगाल में और ज्यादा? हाँ, बहुत अच्छा इंप्रूव करेंगे। और बिहार में अब जगह हमारी बढ़ गई है तो स्वाभाविक रूप से इंप्रूवमेंट होगा। दोनों हमारा रिकॉर्ड रहा है कि हमने 2019 में एनडीए के साथ 2/3 बहुमत प्राप्त किया। 2014 में, 2019 में भाजपा ने 2/3 बहुमत प्राप्त किया और 2024 में इससे भी बड़े बहुमत के साथ फिर से मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना सुनिश्चित है। मैं देश की जनता के आशीर्वाद हमारे साथ है, मोदी जी के साथ है और मोदी जी के प्रयास को देश के अर्थतंत्र को मजबूत बनाने का प्रयास, देश के अर्थतंत्र को 11वें पायदान से 5वें पायदान पर लाने का रिजल्ट और देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का रिजल्ट देश की पूरी जनता जानती है। देश के सुरक्षा सिनेरियो को मोदी जी ने ड्रास्टिकली चेंज किया है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 1,09,000 करोड़ का 5 साल में इन्वेस्टमेंट, वो कोई कल्पना नहीं कर सकता था, जो मोदी जी ने धरातल पर लाकर बताया है। और हर क्षेत्र के अंदर, चाहे पर्यावरण हो, चाहे कानूनी सुधार हो, चाहे कानून रिपील करने हो और चाहे दुनिया की सभी समस्याओं में लीड देना हो, पूरी दुनिया मोदी जी की ओर बहुत आशा के साथ दिख रही है। तो मोदी जी की एक ग्लोबल लीडरशिप को देश की 130 करोड़ की जनता एक्नॉलेज करती है और मुझे भरोसा है कि हम और अच्छे बहुमत के साथ 24 में फिर से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और देश अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। अमित जी, आपने हमको इतना समय दिया। आपकी इस इंटरव्यू को पूरे देश में, हमारे सारे चैनल में, हर भाषा में देखा गया है। आपके समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस बार फिर हमको पहले नेशनल चैनल को इस इंटरव्यू को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मुझे यहाँ बुलाकर मंच देने के लिए टीवी 18 का बहुत बहुत आभार। और गुजरात की जनता को मैं अपील करना चाहूँगा, जिन्होंने किया है इन पर भरोसा रखना, वो ही करेंगे, वो ही गुजरात को मजबूत बनाएंगे, वो ही गुजरात को नंबर 1 बनाएंगे। जिन्होंने किया है इस पर भरोसा रखना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे साथ थे। अमित जी, मैं गुजारिश करूंगा, राहुल जी से गुजारिश करेंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद दें इस मंच पर, हमारे मंच पर आने के लिए। अमित शाह जी।